नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन के करेंगे शुरुआत। सीएम योगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से यमकेश्वर के तालाब बनास गांव पहुंचेंगे। मां गर्भवासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी 100 फीट तिरंगे का करेंगे उद्घाटन। ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देहरादून के दौरे पर हैं। हेलीकॉप्टर से यमकेश्वर के तालाब बनास गांव पहुंचे हैं। मां गर्भवासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सीएम योगी आज देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं, जिसमें वो शामिल होंगे। मां गर्भवासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में वो हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी देहरादून पहुंचे हैं, देवभूमि पहुंचे हैं और आज यहाँ पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी। ग्रामीणों के साथ आज बातचीत की जाएगी। सीएम योगी 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजना गोयल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अंजना, आज सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पंजूर गांव पहुंचना है। हालांकि वो कल शाम ही वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए और जो अब जानकारी मिल रही है वो देहरादून पहुंच चुके हैं। वहां से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने गांव पहुंचेंगे और वहां पर जो विभिन्न कार्यक्रम बने हैं उनमें शिरकत करेंगे। जो विभिन्न कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, अपने गांव पहुंचेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अंजना, हाँ, उनका विशेष कार्यक्रम वो अपनी भतीजी की शादी में ही जाना है। इसी के दौरान कुछ सरकारी कार्यक्रम भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि वो गांव वालों को एक प्रतीक्षा रहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हम भी उनसे मुलाकात करें और कुछ जो काम है हम उनसे अपने काम भी करवा सके। कुछ जो हमारी मांगी है उन मांगों को भी अपने गांव के लिए उनसे पूरा करवा सके, यही है उन लोगों की इच्छा रहती है और वो काफी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। निजी कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड और ऐसे में वो प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे। मां गर्भवासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। कितने बजे ये समारोह होने वाला है, आयोजन होने वाला है अंजना, और क्या कुछ खास करने वाला है इस प्राण प्रतिष्ठा में? जी हाँ, आज जिस तरह से जब ये वहाँ पर अपने गाँव पहुँचे हैं तो उसके बाद शाम को 4 बजे के लगभग मां गर्भवासिनी देवी और बनवासी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद ये अपने पिता के आनंद स्मृति तिरंगा पार्क और 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद भी वे अपने गाँव जाएंगे जहाँ पर उनका विद्यार्थी गाँव है, वहाँ कॉलेज में भी वहाँ पर जाकर के ये कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मां गर्भवासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आज प्राण प्रतिष्ठा होगा। ऐसे में लोग बेहद खुश हैं। क्या कुछ तैयारी की गई है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर?
मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की जो बात की जा रही है उसकी लेकर के पूरी तैयारियां उनकी कर दी गई है। वहाँ पर पुजारी वगैरह पहले से ही उपस्थित हो चुके हैं। वहीं जो उनकी अगर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो सुरक्षा के लिए जगह जगह चाक चौबंद की गई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई भी उनकी सुरक्षा में चूक ना हो सके। किए गए हैं, जो भक्त है वो भी बेहद उत्साहित है। कितने बजे प्राण प्रतिष्ठा होना है और क्या कुछ रिचुअल्स होते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 4:30 बजे रखा गया है। उसके बाद में अपने जो वहाँ पर का विद्यालय है वहाँ पर जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के गाँव वाले भी लगभग सभी वहाँ पर शामिल होंगे और काफी उत्साह बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है अंजना की ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, क्योंकि ग्रामीणों को उनके आने का हमेशा इंतजार रहता है और बहुत चर्चित मुख्यमंत्री हैं वो हमारे देश के, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह संभाला हुआ है तो जनता के दिलों में उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो यही वजह है कि गाँव वाले भी उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे जब तो हमें भी खुशी होती है और यहाँ पर उनसे मिलने का हमें वो मुलाकात करने का मौका मिलता है। रुद्राक्ष का जो वृक्ष है उसका रोपण करेंगे अंजना, क्या कुछ खासियत है और क्यों रुद्राक्ष के ही पेड़ को चुना गया है? मैं आपको बता दूं रुद्राक्ष का पौधा ही विशेष इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये शिव का प्रिय होता है और कहा जाता है कि शिव के एक तरह से विराजमान रहते हैं, रुद्राक्ष के रूप में ही धरती पर विराजमान है, इसलिए उन्होंने विशेष इसी पौधे को चुना है। बेहद खासियत है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अंजना गोयल आपका इन तमाम खबरों के लिए। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड पहुंचे हैं। अपने निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे, हालांकि जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें भी वो भाग लेते हुए नजर आएंगे। खबरों में बढ़ते आगे, संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ेगी मुश्किलें। बर्क को बिजली चोरी मामले में नोटिस भेजा गया है। बिजली विभाग ने कल तक सांसद को समय दिया है। 7 फरवरी तक बर्क को मिला है समय। कल तक बिजली चोरी मामले में देने होंगे साक्ष्य। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजली विभाग के द्वारा एक बार फिर से शिकंजा कसा गया है। बर्क को बिजली चोरी मामले में नोटिस जारी किया गया है। 7 फरवरी तक का बर्क को अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि कल तक का ये समय दिया गया है। जवाब तलब किया जाएगा। तो बर्क की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, जिन पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। ऐसे में लगातार बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। नोटिस भेजा गया है बिजली विभाग के द्वारा। इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? तरीके से संबंध के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की विरोधी मुश्किलें बस भी देखी जा सकती हैं और इन सबके बीच जिस तरह से बिजली चोरी के मामले में अब टेंशन और भी बढ़ गई है। बिजली विभाग ने 1,91,90 लाख का जुर्माना लगाया है बिजली चोरी का और इस जुर्माने को लेकर 7 फरवरी तक अंतिम नोटिस जारी किया गया है कि 7 फरवरी तक वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा उनसे 1,91,90 लाख रुपए का जुर्माना वसूली जाएगा। और बिजली विभाग ने इस पर अब कवायद भी पेश कर दी है। जिस तरह से नोटिस भेजा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जुर्माने की रकम हर हाल में वसूल की जाएगी, अन्यथा वह साक्ष्य अपना प्रस्तुत करे। हालांकि सपा सांसद की तरफ से यह भी कहा गया था कि उनके घर में बिजली की खपत नहीं थी, बल्कि सोलर लाइट का सहारा लिया जाता था। सोलर के जरिए उनके घर में बिजली रहती थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा सांसद जियाउर रहमान बिजली चोरी के मामले में क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और समय सीमा के अंदर
क्या साक्ष्य प्रस्तुत कर पाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो है अब कार्रवाइयों का दौर चल रहा है सपा सांसद पर। इन सब के बीच बिजली चोरी का भी मामला सामने आ चुका है। जी बिल्कुल आसिफ, ऐसा कहा जा रहा है कि कई बार नोटिस भेजा जा चुका है। कितनी बार नोटिस भेजा जा चुका है समाजवादी पार्टी सांसद को? और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी मौका है, अगर इस आखिरी मौके पर भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, दूसरी अगर बात करें नोटिस की, तो कई नोटिस बिजली विभाग की छापेमारी के बाद सपा सांसद को भेजा जा चुका है। और 7 फरवरी का जो अंतिम नोटिस है, यानी कि आज 6 फरवरी हो गई है, कल तक अगर कोई साक्ष्य नहीं संबंधित साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो सपा सांसद से जुर्माने की रकम वसूली जाएगी और साथ ही साथ जो प्रक्रिया है आगे बढ़ा दी जाएगी। हालांकि संबंधित साक्ष्य को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की तरफ से क्या तैयारी है, यह अभी कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना दर्ज किया गया है। और 7 तारीख के बाद यानी कि 8 फरवरी को ही बिजली विभाग एक्शन मोड में आ जाएगा और दावा किया जा रहा है जो अधिकारी हैं कि हर हाल में 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना वसूल होगा और इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। अगर साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, संतोषजनक जवाब नोटिस का नहीं मिल पाता है तो कार्रवाई की जाएगी बिजली विभाग के द्वारा। अगर आसिफ फैक्ट्स दे दिए जाते हैं, साक्ष्य दे दिए जाते हैं, तो फिर बिजली विभाग क्या कुछ कार्रवाई करेगा? देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो जिस तरह से 1 करोड़ 91 लाख रुपए को जुर्माना ठोका गया है, नोटिस पर नोटिस भेजी गई है। 7 फरवरी की नोटिस की अंतिम समय सीमा दी गई है कि 7 फरवरी तक हर हाल में सपा सांसद साक्ष्य दे दें। अगर उनके पास साक्ष्य और सबूत बिजली चोरी के बारे में अगर दिए जाते हैं तो उनको बड़ी राहत भी मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से लगातार मुकदमा दर्ज, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होने के बाद नोटिस पर नोटिस भेजी जा रही है, अब जिस तरीके से पूरी तरह से सरकार एक्शन मोड में आ गई है, बिजली विभाग के अधिकारी एक्टिव हो गए हैं और 7 तारीख अंतिम समय सीमा दी है। हालांकि जो साक्ष्य की अगर बात करें तो साक्ष्य के तौर पर जिस तरह से बयान आया था सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का कि उनके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है और बिजली की खपत उनके घर पर नहीं थी, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह झूठा है। और ऐसे में इन सब के बीच अगर सपा सांसद साक्ष्य दे देते हैं और संतुष्ट होता है बिजली विभाग तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की तलवार लगती है वह रुक जाएगी, जुर्माने की रकम भी नहीं वसूली जाएगी। यानी कि अगर साक्ष्य दे दिए जाते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा तो राहत मिल सकती है, रियायत की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा क्या कुछ साक्ष्य दिए जाते हैं या फिर नहीं, और बिजली विभाग आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा ने अयोध्या प्रशासन को चेतावनी दी है। जिला पंचायत पति प्रदीप यादव को लेकर चेतावनी दी गई है। एक्स पर पोस्ट करके 24 घंटे का समय दिया गया है। अयोध्या पुलिस प्रदीप यादव को सकुशल घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन। मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान प्रदीप यादव ने एसओ से की थी अभद्रता और ऐसे में अब एक्स पर पोस्ट करके समाजवादी पार्टी के द्वारा ये चेतावनी दी जा रही है। 24 घंटे के अंदर प्रदीप यादव को प्रशासन उनके घर वापस भेज दे। जिला पंचायत पति है प्रदीप यादव, जिसको लेकर ये चेतावनी दी गई है। एक्स पर पोस्ट किया गया है, 24 घंटे का समय दिया गया है। अयोध्या पुलिस प्रदीप यादव को सकुशल भेजे घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और ऐसे में अयोध्या पुलिस को लेकर ये चेतावनी समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी की गई है। घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन कर सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान प्रदीप यादव ने
एसओ से अभद्रता की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा अब अयोध्या प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है। जिला पंचायत पति प्रदीप यादव को लेकर ये चेतावनी दी गई है। एक्स पर पोस्ट करके ये चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटे का समय भी पुलिस प्रशासन को दिया गया है। अयोध्या पुलिस प्रदीप यादव को सकुशल घर भेज दे, नहीं तो समाजवादी पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी की गई है। जिला पंचायत पति प्रदीप यादव है, जो कि इलेक्शन के दौरान वोटिंग के दौरान एसओ से अभद्रता करते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के एक्शन के बाद अब पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि सकुशल प्रदीप यादव को उनके घर भेज दिया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मिलकर चुनाव के दौरान प्रदीप यादव ने एसओ से अभद्रता की थी, तो प्रदीप यादव को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा। इलेक्शन के दौरान बीच वोटिंग के दौरान एसओ से बदतमीजी और अभद्रता करते हैं, जिसके बाद से अल्टीमेटम समाजवादी पार्टी के द्वारा पुलिस प्रशासन को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जिला पंचायत पति है प्रदीप यादव। अब उनकी गुमशुदगी का ये पूरा मामला पुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है, 24 घंटे के अंदर वापस किया जाए प्रदीप यादव को, नहीं तो समाजवादी पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदीप यादव एसओ से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो घर वापस नहीं आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिरकार समाजवादी पार्टी के द्वारा अयोध्या प्रशासन को इस तरीके से चेतावनी क्यों दी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रदीप यादव जो है समाज सेवी भी हैं और साथ में जो है समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, तो जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। तो इन्होंने जो हिदायतनगर थाना के एसएचओ हैं देवेंद्र कुमार पांडे द्वारा जो है इनको अभद्र टिप्पणी की गई है, जिनको गाली गलौज देते हुए उनका वीडियो भी ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे जो है प्रदीप यादव को जो है गाली देते हुए नजर आए हैं। उसके बाद जो है इससे 2 दिन पहले जो है अखिलेश यादव ने जो है प्रदीप यादव को अपने आवास पे बुलाया था, तो प्रदीप यादव पूरा परिवार के साथ वहाँ मुलाकात भी की थी। जिस तरीके से माना जा रहा है कि प्रदीप यादव जो है अखिलेश यादव के भी काफी करीबी हैं। उसके बाद जब अखिलेश यादव ने इस मामले को संज्ञान लिया है ऑडियो वायरल का, तो उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि प्रदीप यादव को अगर 24 घंटे के अंदर बरामद नहीं किया गया, क्योंकि वो घर से लापता नजर आ रहे हैं, और अगर नहीं करती तो इस जगह जो है आंदोलन किया जाएगा। तो इससे लेकर के जो है प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ पुलिस प्रशासन में, और पुलिस कह रही है कि हमारे द्वारा जो है यहाँ पे कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन अभी ये देखने वाला हो गया कि प्रदीप यादव गए कहाँ है, तो ये अपने आप में रहस्य बना हुआ। उधर समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है डीएम से भी वार्ता की है, सचिव से भी वार्ता की कि जल्द से जल्द बरामदी किया है, नहीं तो आंदोलन के रूप में अपनाया जाएगा। तो ये गुमशुदगी को लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया गया है क्या प्रदीप यादव का उनके परिजनों के द्वारा? विनय जी बिल्कुल, इस मामले की जो पूरी जानकारी जो है पुलिस प्रशासन को है, और यहाँ पे गुमशुदगी के लिए जो है इनके परिजनों ने यहाँ पे बता भी दिया है कि प्रदीप यादव जो है बीते रात से लापता है, और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से हड़कंप में मचा हुआ है कि वो घर नहीं आए हैं। और सपा ने भी दूसरी तरफ चेतावनी दे दी है, तो प्रशासन के ऊपर दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और देखने वाला होगा कि प्रदीप यादव आखिर कहाँ है, और पुलिस पूरी तरीके से जो है तलाश करने में भी जुटी हुई है कि आखिर प्रदीप यादव है कहाँ। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है, आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विनय, अगर समाजवादी पार्टी के ये नेता प्रदीप यादव घर सकुशल वापस नहीं लौटते हैं तो समाजवादी पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, चेतावनी दी गई है इसको लेकर। विनय एक्स पे अपने पोस्ट किया है, और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि उसमें लिखा है कि 24 घंटे में अगर यदि अयोध्या पुलिस ने प्रदीप यादव को सकुशल उनके घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी जो है आंदोलन करेगी। इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा था कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य के जो पति प्रदीप यादव हैं और इनायत नगर के एसओ देवेंद्र पांडे ने उससे भद्रता की है, अपशब्दों का प्रयोग किया। तो इस तरीके से उन्होंने
मामले को पूरी तरीके से संज्ञान प्रशासन के उसमें अखिलेश यादव ने ला दिया है और आंदोलन की भी चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर जो है अगर बरामद नहीं किया गया तो इस पे आंदोलन करेगी। और सपा ने इस पोस्ट के साथ में यूपी के डीजीपी जो हैं उनको भी यहाँ पे टैग करके किया है। तो इस तरीके से सपा ने यहाँ पे जो इस तरीके से आरोप लगाया कि मिलके चुनाव के दौरान जो है प्रदीप यादव को जो है ये इनायतनगर एसओ के द्वारा जो है अभद्रता की गई है। तो इस तरीके का मामला जो पूरी तरीके से यहाँ पे सूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा विनय अल्टीमेटम दिया गया है अयोध्या प्रशासन को। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही है। प्रदीप यादव की बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो जिला पंचायत पति प्रदीप यादव को लेकर ये चेतावनी समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी की गई है। अयोध्या प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि एसओ के साथ प्रदीप यादव का विवाद हुआ था, उसके बाद से वो घर वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। खबरों बढ़ते आगे आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है योगी कैबिनेट की। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। 17,000 रुपए का खर्च आएगा, ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, ये हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट प्रोक्योरमेंट हेतु अतिरिक्त दरों का वित्तीय पोषण राज्य सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के बजट से वहन किए जाने के संबंध में, ये भी अपने आप में हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग हमारे शिक्षक लोग भी करें, जो परिषदीय विद्यालय के, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति दी है। यद्यपि इसमें केंद्र का भी बड़ा रोल है और केंद्र ने 10,000 पर टैबलेट हमको सहयोग किया है और 1468 करोड़ रुपया 1468.80 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को वहन करना है। ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा प्रयास है, तो काफ़ी सफल है। लोग जो हैं टैबलेट के माध्यम से हमारी टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी से बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जनपद मथुरा वाला प्रस्ताव जो वापस हुआ है पुनर्विचार के लिए, गृह विभाग के 469 वाहनों जो निष्प्रयोज्य हो गए थे, 43,33,04,792 रुपए की लागत से इनको रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें से इनोवा भी हैं, स्कॉर्पियो भी हैं और मोटरसाइकिलें भी। ये कुछ प्रस्ताव थे जिन पर विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ होने पर भी मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी। अब मैं माननीय नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो नई नीति, आबकारी नीति आई है, बजट 20 तारीख को आएगा। नई आबकारी नीति 25-26 जो लाए हैं माननीय नितिन जी, वो उस पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों जी 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 ये कार्य मंत्रिमंडल समिति तय करेगी। ये जी, अरे सब कुछ तय है भाई। आप तो हमें शीशा दिखा रहे हो। कल सब लोगों ने शब्द छाप दिया, हम तो केवल आप लोगों के सम्मान में चले आए। नितिन भाई जब बोलेंगे अपनी नीति के बारे में, अगर आप ये ऐसे करने लगो तो हमारा काम काफी हल्का हो जाए। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने कल जो अपना पुरुषार्थ प्रदर्शित किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और हृदय से आपके आभारी भी हूं कि ये सिलसिला अगर जारी रहे तो अच्छा है।
करिए और नई नीति जी। आदरणीय वित्त सवाल मंत्री ये है कि आप हमसे आगे चल रहे, हम करें क्या? सभी सम्मानित Thank पत्रकार बंधुओं, मैं चलूँ? चलते जल्दी करो। 10 मिनट लगे। हाँ, 10 मिनट करो। कल माननीय मंत्री परिषद की बैठक में हम लोग वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को लेकर गए थे, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने पारित किया है। उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 25-26 की आबकारी नीति में सबसे बड़ा जो हमने जो फैसला लिया है वो इस वर्ष हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की हम लोग को कराने का हम काम कर रहे हैं। 7 वर्षों से लगातार नवीनीकरण हो रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इसको व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ई लॉटरी में भी एक आवेदक को केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को 2 से ज़्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। ये निर्णय माननीय मंत्री परिषद ने लिया है। इसी के साथ साथ हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं कंपोजिट शॉप्स का। अब की हम नई व्यवस्था एक लेकर आए हैं। कंपोजिट शॉप्स का मतलब ये है कि हमने इस बार जो बियर की जो अलग शॉप दुकानें चलती थी, फॉरेन लिकर की अलग दुकान चलती थी और IMFL की, इन सबको कंपोजिट, इनको एक हमने दुकान करके एक बड़ी दुकान का स्वरूप दे दिया है, जिसमें अगर कोई कस्टमर जाता है तो उसको एक ही दुकान पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। इसको हम लोग पहली बार लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है कि प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय, जो पिछले साल लगातार कई वर्षों से चलता चला आ रहा है, उसको हम लोगों ने 12 घंटे की समय सीमा तय करी है कि प्रातः 10 से बिक्री शुरू होगी और रात 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी। जो हम लोग कंपोजिट शॉप्स लेकर आए हैं उसमें एक व्यवस्था ये भी करी है कि अगर कहीं पे हमारी मदिरा की, बियर की दुकान और विदेशी मदिरा की दुकान आसपास है, दोनों बगल में है, तो उसको हम लोग मर्ज करके उसको एक दुकान हम लोग क्रिएट कर देंगे। अदरवाइज अगर जहाँ पे जगह हम लोग को ज़्यादा उपलब्ध हो रही है तो हम ज़्यादा जगह पे उन दुकानों को क्रिएट करेंगे। हमने प्रोसेसिंग फीस भी इस बार क्योंकि लॉटरी आ रही है तो हम प्रोसेसिंग फीस हम लोग लेते हैं, उसको हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहली श्रेणी जो है, जिसको श्रेणी 1 हम कह रहे हैं, उसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र हैं और उसके 3 किलोमीटर की परिधि आ रही है। उसी के साथ साथ महानगर गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम क्षेत्र व उसकी 3 किलोमीटर की परिधि। ये जो श्रेणी 1 है, इसमें जो हमने प्रोसेसिंग फीस हमने इस बार जो हमने व्यवस्था बनाई है, उसमें देशी मदिरा की दुकान के लिए 65,000, कंपोजिट दुकान के लिए 90,000, मॉडल शॉप के लिए 1 लाख और भांग के लिए 25,000। दूसरी श्रेणी है जो महानगर, मैंने श्रेणी 1 में जो आपको बोले हैं उसको छोड़ के जो महानगर बचते हैं उसकी 3 किलोमीटर की परिधि में, उसमें देशी मदिरा के लिए 60,000, कंपोजिट के लिए 85,000, मॉडल शॉप के लिए 90,000 और भांग के लिए 25,000 रुपए का निर्धारण किया है। तीसरी श्रेणी नगर पालिका क्षेत्र जितने हैं और उसकी 3 किलोमीटर की परिधि, उसमें देशी मदिरा 50,000, कंपोजिट 75,000, मॉडल शॉप 80,000 और भांग 25,000। चौथी श्रेणी है नगर पंचायत की सीमा के 3 किलोमीटर के अंतर्गत में 45,000, 65,000, 70,000 और 25,000। और 5वीं श्रेणी आखिरी है, वो ग्रामीण क्षेत्र है जो आता है, उसमें देशी मदिरा 40,000, कंपोजिट 55,000, मॉडल शॉप 60,000 और भांग का 25,000 रुपए का हम लोगों ने निर्धारित किया है। अब की बार निर्णय लिया गया है कि जो पिछले सालों के तरीके से जो हमारी एक UPML की कैटेगरी थी कंट्री लिकर में, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश जो ग्रेन बेस्ड हम लिकर बना रहे थे, वो पहले शीशे की बोतलों में आता था, लेकिन इस बार कंट्री लिकर की दोनों श्रेणियां, चाहे वो ग्रेन बेस्ड हो और चाहे वो मोलेसिस बेस्ड हो, दोनों श्रेणियों को हम लोग ने ग्लास को हटाकर हम लोग ने टेट्रा पैक में कर लिया है। एसेप्टिक पैक में ये कंपल्शन हो गया है, अब ग्लास को हमने हटा दिया है, क्योंकि टेट्रा पैक आप जानते हैं कि वो सेफ ज़्यादा होता है, उसमें मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम नगण्य हो जाती है, उसमें मिक्सिंग नहीं हो सकती है।
4 श्रेणियां, जैसे कि हमने 4 श्रेणियां बनाई हैं इस बार। 25 की श्रेणी है अल्कोहल की, कंट्री लिकर की, 25 की श्रेणी है, उसके बाद 36 की श्रेणी है, ये दोनों तो मोलासिस बेस्ड है। एक नई हम लोग श्रेणी लेकर आए हैं 28 की, और चौथी है 42 ये दोनों श्रेणियां यूपीएमएल कैटेगरी की हैं, जो ग्रेन बेस्ड लेकर बनेगा। 28 नहीं है ना, ग्रेन बेस्ड 42.8%। देशी मदिरा का हर साल की तरह हमने जो MGQ होता है, जो मिनिमम गारंटी कोटा, जो उठाने का कोटा होता है, हर साल हम 10% की वृद्धि करते हैं। इस बार भी हमने 10% की वृद्धि करी है। इस बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 25-26 में जो लाइसेंस फीस है वो 254 रुपये प्रति वर्ग लीटर थी, उसको हम बढ़ा के 260 रुपये प्रति वर्ग लीटर हम लोग कर रहे हैं। राजस्व हित में इसको बढ़ाने का काम किया है, 254 से 260 रुपये प्रति वर्ग लीटर। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारे होलसेलर हैं, हमारे रिटेलर हैं, डिस्टिलरीज हैं, क्योंकि लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो वो लोग प्राइस इंक्रीज की मांग लगातार कर रहे थे। तो इस वर्ष हम लोग ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज उन लोग को देने का काम किया है। रिटेलर को मार्जिन दिया है थोड़ा बढ़ा के, रिटेलर को करीब 8 पैसे का मार्जिन दिया है, होलसेलर को 1 पैसे का मार्जिन दिया है, और जो डिस्टिलर्स हैं जो बनाते हैं, उनको उनकी EDP में, EDP होता है एक्स डिस्टिलरी प्राइस, EDP में 42 की कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है उनका। 36 में हमने 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। 28 की जो नई कैटेगरी, वो तो नई कैटेगरी वो पहली बार आई है, और 25 की कैटेगरी में हम लोगों ने 9 पैसे का उनका मार्जिन बढ़ाने का काम किया। तो ये मार्जिन हम लोग ने इस बार उन लोग 42.8 कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है पिछले साल, और 36 की कैटेगरी में 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है, 25 की कैटेगरी में 9 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। ये EDP में मार्जिन बढ़े हैं। मॉडल शॉप्स और दुकान, जो भांग की दुकानें हैं, उसमें हर वर्ष की तरह 10% की लाइसेंस फीस की 10% की हम लोग ने बढ़ोतरी करी है। इसी के साथ साथ जो आपको पिछले साल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वाइन फलों से बना रहे हैं, जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं, उनके फलों को लेकर जो वाइन बनाई जाती है, अब की बार हम लोग लेकर आए हैं कि उनकी हर जिले मुख्यालय पे एक दुकान हम लोग व्यवस्थित कराएंगे, जिससे वो प्रोत्साहन बढ़े। और उसकी जो फीस हम लोग ने रखी है वो मंडल के जिला मुख्यालयों पे 50,000 की रखी है, और बाकी जिला मुख्यालयों पे 30,000 रुपये की हम लोग ने उसकी फीस रखी है। इसी के हर जिला मुख्यालय पे एक वाइन की शॉप जो फलों से बनती है वाइन, हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके फलों के उत्पादन से अगर वाइन बना रहे हैं, तो उनकी एक दुकान हर जिला मुख्यालय पे होगी। पूरे प्रदेश 75 दुकानें होंगी। उसमें जो मंडल मुख्यालय के जिले हैं, जो मंडल मुख्यालय हैं जहाँ उस पर लाइसेंस फीस हम उसको 50,000 रख रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसमें उसकी लाइसेंस फीस 30,000 रुपये हम लोगों ने निर्धारित करी है। इसी के साथ साथ सारी दुकानें जो व्यवस्थित होंगी, अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाने की, तो 3% तक की पावर कमिश्नर के पास होगी, और 3% से ऊपर अगर संख्या जाएगी तो वो शासन के पास आएगा, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राजस्व, जैसे मैंने बोला है कि इस बार का राजस्व करीब 58 से 60,000 करोड़ के करीब हम लोग ने अनुमानित रखा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कुछ 2-3 चीज़ें और नई हैं जो हम लोग लेकर आए थे। हमने एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं कि जो विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी है जो लेकर आती है, उसमें 60 ml 90 ml का जो मिनिएचर होता है उसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा आती है उसमें 60 ml और 90 ml इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने बैंक गारंटी, जो हम लोग पहले जो FDR लगती थी दुकान जो आवेदक होता था, उसके साथ साथ अब की बैंक गारंटी को भी हम लोगों ने कंपल्शन कर दिया कि उन्हें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी विभाग।